हेलो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे आज अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हैं कि किस स्तर तक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। तो आज मैं बिना किसी जोक सपाटा के बिना मैं आज आपको इसका एमसीक्यू फर्स्ट टोटल सीरियस होकर, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियस होकर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के हैं। हाई लेवल नहीं, हाई लो लेवल नहीं होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन 10 हैं और इसे आप सॉल्व करें। मैंने अभी बहुत कम क्लासेस ली हैं, बहुत नाम मात्र क्लासेस ली हैं यूट्यूब चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के। मैं क्लासेस का भी दौर मैनेज कर रहा हूं और उसे भी स्टार्ट करूंगा। तो बिना पढ़ाए मैं आज आपसे ओवरऑल एक क्वेश्चन का सीरीज ले रहा हूं, जिससे आप ये समझ पाएँ कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री या स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन, जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर वर्ष सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, उसका आप आकलन कर सकें। तो 10 क्वेश्चन का ये सीरीज है, एमसीक्यू फर्स्ट है। क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो एक बार आप इसे ध्यान से देखें और करने की कोशिश करें, और प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो। शर्म रख के कोई फ़ायदा नहीं है, कमेंट में बता दिया करो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। उस हिसाब से मैं जब भी क्लासेस अपलोड करूँगा तो आपको उस हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं जान के आपको बहुत बड़ा इनाम तो नहीं दे सकता हूँ, और बहुत ख़राब हो जाए तो मैं आपको डांटने वाला भी नहीं हूँ और ना आपकी बेइज्जती करने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा सा इंकरेज होता है आदमी कि कोई मतलब पढ़ रहा है आपकी चीज़ों को। जो मुझे मेरे चीज़ों को पढ़ने के लिए इंतज़ार करते हैं वो स्टूडेंट तो बैठे हैं घर में, वो तो मेरे इंतज़ार करते हैं, उनको वीडियो मिलती है वो पढ़ते हैं। बाकी जो मुझे नहीं जानते हैं, कम से कम वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये इतना क्वेश्चन मेरा सही हुआ, उसमें और सुधार करने की ज़रूरत होगी, और कुछ उसका वो नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे भाषणों के साथ, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं नाइट में, शाम के टाइम में एक और पहले मैं कल से दिया करूँगा आपको वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का, और मॉर्निंग में आपको पॉलिटी का दूंगा। साथ में रख के इन दोनों सीरीज को आप कर लीजिए, और मैं 100% तो नहीं, लेकिन एक हद तक आपको बता सकता हूँ कि आपकी सफलता जिसमें मिल जाए उतना तो आपको मैं एमसीक्यू करा ही दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मैं साथ में आपको एक्सप्लेन भी एक हद तक करता चलूँगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो एक के बाद एक होते हुए बहुत सारे लिंक को कोऑर्डिनेट करता है, बहुत सारे स्टोरी को कोऑर्डिनेट करता है। तो थोड़ा मैं अपने आप को रोकूंगा, क्योंकि ये क्लास नहीं एमसीक्यू है, इसलिए मैं कुछ काम तक का आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने दूसरा कलकत्ता में हुआ था 1886 में इसका अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। और इसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी ने फिर जो बंगाल विभाजन के बाद पहला अधिवेशन था, उसमें औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। 1902 में अहमदाबाद में भी कांग्रेस की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने किया है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है मेरे अकॉर्डिंग। दूसरी अधिवेशन कांग्रेस की जो हुई थी उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो कलकत्ता में 1886 में हुई थी। और एक 1906 में हुआ था, जो बंगाल विभाजन के तुरंत बाद हुआ था, उसमें बहुत ही कांग्रेस में आक्रोश फैला हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कलकत्ता में वो भी हुआ था। ये 1906 की बात है। लगभग आप निकालेंगे तो 30 साल का फ़र्क आपको दिखेगा। 30 साल में 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की है, दोनों एक साल तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। तो दादा भाई नौरोजी इसका उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी स्टेट पीसीएस का ही है, और इसमें आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि कौन नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना था। नरम दलीय तौर पे मतलब गरम दल, नरम दल, दो दल बट गए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस दो फांट में बट गया था, दो भाग में बट गया था, ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये आपसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन इसमें गरम दल का नेता था। यहाँ पे पूछ दिया गया है नरम दल का तौर पे नहीं जाना जाता था।
तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें ऑप्शन तो इजी था, अगर मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन डालना होता तो मैं आपको फंसा सकता था, लेकिन दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे, एमजी रनाडे भी नरम दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी। बाल गंगाधर तिलक इसका उत्तर सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? खुदीराम, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, उद्धम सिंह। तो ये तो सबको पता है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा सही, उद्धम सिंह। लंदन में इन्होंने किया था ये काम। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सबसे टॉप क्लास मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही है, और मैं 100% बता सकता हूँ कि 90% स्टूडेंट इसमें गलत करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। बी आर अम्बेडकर तो हो नहीं सकते, जवाहरलाल नेहरू पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, महात्मा गांधी 100% का उत्तर सही होगा, ये आपको लगेगा, लेकिन इसका उत्तर सही है भैया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसका कारण ये है, आपको मैं इसका पीछे की स्टोरी बता दूं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ था। अब मैं लिख तो नहीं रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, तो आप कुछ मैनेज करो और किसी तरह नोट्स बनाओ, पॉज करके वीडियो को देखो और इसको नोट्स बनाओ, एक तरह से देखो तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको वो लॉजिक बता रहा हूँ जो क्लास में मैं अपने स्टूडेंटों को बताता हूँ, आप खोज लीजिएगा, और सारे टॉपिक आपके राइट एंड एक्यूरेट हैं, इसमें कोई आप शक ना करें। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से, ग्वालियर टैंक मैदान है उसके पास से इसको स्टार्ट किया गया था। 9 अगस्त को सुबह ही गांधी जी, जिस पे आपका दिमाग भाग रहा है, गांधी जी को और उनके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः ही चालू हो गया था और जनता ने इसका स्वयं ही नेतृत्व किया था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो बीपीएससी, स्टेट यूपीपीसीएस 2017 और आईएएस 2013 में आयोग ने इसे सही माना है। तो जो बहुत तेज बनते हैं, बहुत तिस्मार खां बनते हैं, वो भी मेरी बातों को सुन लें और चेक कर लें। इसका उत्तर डी, चौथा क्वेश्चन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गांधी, बोस, जयप्रकाश नारायण, तिलक। जिन्होंने पढ़ा है वो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्न राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ये मेरा दूसरा फेवरेट क्वेश्चन है इसमें, जो बहुत ही अच्छा है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्न राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। यह आपको इसमें बताना है वो कौन सा जगह था भैया। मैसूर इसका उत्तर सही है। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। सत्ता हस्तांतरण जब हुआ था मैसूर रियासत में, कांग्रेस दल पूर्ण रूप से कांग्रेस दल विकसित हो चुका था। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, ये सब ऐसी रियासतें थीं जो यूरोपीय देशों के बराबर थीं। रियासतों में एक सामान्य बात ये था कि अंग्रेजी हुकूमत जो भी यहाँ पर थी उसकी संप्रभुता को ये मानते नहीं थे। मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, जामनगर, इंदौर, नवानगर, काठियावाड़ और दक्कन की रियासतों में जन कॉन्फ्रेंस जो बोलते हैं, लोगों की बात सुनी जाती थी, अंग्रेज़ों की बात कम सुनी जाती थी। 1920 में एक अधिवेशन हुआ था, एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे, नागपुर अधिवेशन 1920 में। उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें रियासतों के राजाओं को तुरंत उत्तरदायी सरकार की गठन की मांग की थी, और कांग्रेस ने इस रियासतों की जनता, मतलब ऐसे रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दे दी थी। तो राजाओं ने विलय दस्तावेज पर दस्तखत कर ये चीज़ों को मनवाया था। तो सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, स्वतंत्र रहने के लिए बहुत प्रयास किया था बाद में, लेकिन इसमें जब सत्ता हस्तांतरण हुआ था तो उस समय सबसे ज़्यादा मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकास हो चुका था। इतना आपके लिए काफ़ी है, मैं समझ पा रहा हूँ। इसके पीछे की पूरी स्टोरी मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप कोऑर्डिनेट कर नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर सी सही है, मैसूर। और बाकी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, झंडा गीत किसने लिखा है? अगर ये भी उत्तर नहीं बता पाओगे भैया और उनकी दीदियों, ये तो हमारे गली में मंगड़ू रहता है, उसको भी पता है यार। तो ये उत्तर अगर नहीं बता पाओगे तब तो बहुत शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी भी मत लेना, उससे भी कम लेना। झंडा गीत, झंडा गीत मतलब किसने लिखा था ये आपको बताना है।
तो झंडा गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। मुझे बहुत लोगों के मन से सुनाई दे रहा है, लेकिन याद रखिए झंडा गीत लिखा था श्यामलाल पार्षद के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रीय गान, जो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब कौन गाया था ये नहीं पता, उस समय नेहा कक्कर नहीं थी और न ही जुबिन नौटियाल था, लेकिन कौन गाया था? लोग गाए थे, हम नहीं थे उसमें, आप लोग नहीं थे, लेकिन बाकी लोग जो थे वो गाए थे। तो भैया झंडा गीत श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। ये है यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन और बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मोस्ट अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे आप कह सकते हैं। सर्वप्रथम किसने किया है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इसका उत्तर बहुत लोगों को पता होगा, मुझे पता है। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से कर लीजिएगा। महात्मा गांधी ने किया था। पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने नहीं किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। अच्छा, सर्वोदय शब्द का मतलब क्या होता है? गांधी जी के अनुसार सर्वोदय का मतलब होता है समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय, सर्वोदय कहलाता है। गांधी जी ने सर्वोदय की संकल्पना रस्किन बॉन्ड, उनकी किताब है अनटू द लास्ट नामक किताब से लिया है। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? कौन सा ऐसा बवाल लोगों ने कर दिया कि मूड खराब हो गया गांधी जी का? और आपको बताइए, गांधी जी में जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बहुत सारे घटनाओं में गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन में लास्ट टाइम में पीछे हट जाते थे, अब बारी मिला मरा जाते थे उनके इस कारण से। तो लास्ट टाइम में उनकी क्रेडिट हो गई थी खराब, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका उत्तर है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ये बहुत फेमस है, चौरी चौड़ा कांड। ऑप्शन नंबर बी 9 का सही है। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के लाया हूँ उन स्टूडेंटों के लिए जो पूरी तरह से ऑक्सीजन पे चले गए थे और कह रहे थे पता नहीं कहाँ से सर ये सब क्वेश्चन ले आए हैं, उनके लिए लाया हूँ। कृपया मन भर ऑक्सीजन खींच लो एकदम। गांधी जी ने नहीं कहा था, विपिन चंद्र पाल तो बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे, इन्होंने भी नहीं कहा था। मोस्ट एंग्री मन थे कौन? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक ने कहा था भैया। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर डी सही है। इसके साथ आई होप आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रश्नों में भाग लेंगे। शेयर करना हो करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करना हो करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, बस जब पढ़ा करो तो मन से पढ़ा करो। धन्यवाद, गुड नाइट।